जय हिंद विद्यार्थियों। आज मैं आपके सम्मुख फणीश्वर नाथ रेणी द्वारा लिखी गई कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, यह कहानी बिहार के ग्रामांचल के वातावरण का एक अत्यंत सूक्ष्म चित्रण है। रेणु जी ने इस कहानी में फारबिसगंज, चंपानगर तथा खरहिया ग्रामांचलों का एक चित्र प्रस्तुत किया है। रेणु जी अपनी कहानियों में गांव की शोषित पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को अंकित करते थे और इसी के साथ उस गांव की अंचल विशेष की समस्याएं, रीतियों, कुरीतियों, प्रथाओं, अंधविश्वास इत्यादि को अपनी कहानी का विषय बनाते थे। ऐसी ही कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। आज मैं इस कहानी का सार लेकर आई हूँ आपके सम्मुख, क्योंकि यह कहानी थोड़ी सी लंबी है और इसका वाचन प्रस्तुत करना बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैं इसका सार लेके आई हूँ। फणीश्वर नाथ रेणी द्वारा लिखी गई कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम एक उत्कृष्ट कहानी है। इसमें सामाजिक रीतियों, प्रथाओं को प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी का मुख्य पात्र है हीरामल, जो कि बैलगाड़ी चलाता है। हीरामन का विवाह बचपन में ही हो गया था। उसका गौना होने से पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। बच्चों, गौना वह प्रथा थी जिसमें विवाह हो जाने के कुछ वर्षों या कुछ समय उपरांत विदाई होती थी बहू की, उसे कहते थे गौना। उसे अपनी पत्नी के चेहरे की भी याद नहीं थी। हीरामन का बड़ा भाई और भावज थी, भावज मतलब भाभी। हीरामन की भावज ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह अपने देवर का विवाह एक कुंवारी कन्या से करेगी। हीरामन जैसे काले कलूटे युवक को कौन अपनी 5-6 वर्ष की कुंवारी कन्या दे सकता था। बच्चों देखिए, यहाँ पे रेणु जी ने कुप्रथा का उल्लेख किया है जिसमें छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था। कम उम्र में 5-6 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया जाता था। हीरामन 40 वर्ष का हो गया था। उसने विवाह करने का विचार छोड़ दिया था। हीरामन ने अपने जीवन में 3 कस्में खाई। उसने पहली कसम तब खाई थी जब वह अपनी गाड़ी में कंट्रोल के जमाने में चोर बाजारी का माल ढोते हुए पकड़ा गया था। उसने एक बार जोगबनी से सीमेंट और कपड़े की गांठें विराटनगर पहुंचाई। तब से उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी हीरामन को एक पक्का गाड़ीवान मानता था। हीरामन 4 बार भारत की सीमा के पार नेपाल में माल पहुंचा चुका था। 5वीं बार उसकी गाड़ी पकड़ी गई। भारत की सीमा के इस पार तराई में ही पुलिस ने उसकी गाड़ी पकड़ ली। महाजन का जो मुनीम था वह गाड़ी पर माल की गांठों के बीच में गुड़ी मुड़ी होकर सो रहा था। दरोगा ने माल के साथ उसे भी पकड़ लिया। मुनीम थानेदार को 5,000 रुपया देना चाहता था, पर थानेदार नहीं माना और मुनीम को अंधेरे में झाड़ियों के पास ले गया। हीरामन की गाड़ी 2-3 गाड़ियों की आड़ में खड़ी हुई थी। उसने बैलों को गाड़ी से खोला और उनके जो घुंघरू थे उन्हें भी उतार दिया। वह बैलों को चुपचाप साध कर झाड़ियों के उस पार ले गया और रात ही रात में अपने गांव पहुंच गया। घर पहुंचकर हीरामन 2 दिन तक सोता रहा। जागने पर हीरामन ने कान पकड़कर पहली कसम खाई कि अब वह कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं करेगा जिसमें चोर बाजारी का माल हो। इसके बाद
हीरामन ने दूसरी कसम तब खाई थी जब वह अपनी गाड़ी में बांस लादकर ले जा रहा था। उसकी गाड़ी में बांस 4 हाथ आगे और 4 हाथ पीछे तक निकले हुए थे। तब देखिए बच्चों, जो नापा जाता था वो हाथों से नापा जाता था कि 4 हाथ बड़ा 4 हाथ छोटा। तो उसकी गाड़ी में बांस जो थे 4 हाथ आगे की ओर निकले थे और 4 हाथ पीछे की ओर निकले हुए थे। वह अपनी गाड़ी में बांस लादे हुए शहर में जा रहा था। बांस का अगला हिस्सा पकड़कर चलने वाला जो मालिक का नौकर था, वह लड़कियों के स्कूल की ओर देखने लगा। इसी समय मोड़ पर हीरामन की गाड़ी एक बग्घी से टकरा गई। जब तक हीरामन ने बैलों की रस्सी खींची, तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी आगे निकले बांसों में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले ने हीरामन को तड़ातड़ चाबुक मारे और गाली दी। इस समय हीरामन ने दूसरी कसम खाई थी कि वह अपनी गाड़ी में कभी भी बांस नहीं लादेगा। जिस खरेहिया शहर में हीरामन की गाड़ी के बांसों का अगला हिस्सा घोड़ा गाड़ी से टकराया था, उस खरेहिया शहर का माल ढोना या वहां के लिए माल ले जाना भी हीरामन ने सदैव के लिए बंद कर दिया था। हीरामन ने तीसरी कसम तब खाई थी जब वह मथुरा मोहन नौटंकी की जनानी सवारी को अपनी गाड़ी में लेकर आया था। जनानी सवारी मतलब महिला सवारी। जनानी सवारी हीराबाई थी, जो हीरामन को चंपा का फूल जान पड़ती थी। हीराबाई के कारण हीरामन को गाड़ी महकने लगी थी। कच्ची सड़क के एक छोटे से खड्ड में गाड़ी का दाहिना पहिया हिचकोले खा गया। धक्का लगा तो गाड़ी से हीराबाई की लंबी सिसकी की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल की पिटाई आरंभ की तो हीराबाई की आवाज आई, आह मारो मत। इस औरत को हीरामन ने देखा नहीं था। इसकी आवाज बच्चे के समान अथवा फोनोग्राम के समान थी। हीरामन आश्चर्य में पड़ गया। हीराबाई मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनती थी। हीरामन ने उसका नाम नहीं सुना था। लैला या हीराबाई को देखना तो बहुत दूर की बात रही। जिस औरत को हीरामन ने अपनी गाड़ी में बिठाया था, वह काले कपड़े पहने हुए थी। जो नौकर उस औरत अर्थात हीराबाई का सामान लेकर आया था, उसने हीरामन से किराए का मोल भाव करना चाहा तो औरत ने सिर हिलाकर मना कर दिया था। हीरामन की पीठ में रह रहकर गुदगुदी लग रही थी। उसे जान पड़ता था कि उसकी गाड़ी में चंपा का फूल खिला है। बैलों को डांटो तो गाड़ी में बैठी औरत उसे मना करती थी डांटने के लिए। हीरामन बार बार सोच लेता है कि आज उसके भाग्य में न जाने क्या लिखा है। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी तो उसकी गाड़ी में चांदनी का एक टुकड़ा समा गया। हीरामन की गाड़ी में जो सवारी बैठी थी, उसकी नाक पर एक जुगनू आकर बैठ गया। हीरामन को कभी कुछ रहस्य जान पड़ा। सामने चंपानगर से संधिया गांव तक फैला हुआ मैदान। हीरामन बार बार सोचने लगा कि गाड़ी में कहीं डाकनी पिशाचनी तो नहीं बैठी है। भीतर बैठी हीराबाई ने करवट बदली तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। उसने अपने मन में कहा, अरे बाप, ये तो परी है। जब परी की आंखें खुल गईं तो हीरामन अपना मुंह सड़क की ओर कर लेता है। हीरामन की गाड़ी में बैठी सवारी ने पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? हीरामन को फिर फोनोग्राम बजने का भ्रम हुआ। हीरामन ने कहा, मेरा नाम है हीरामन। हीरामन का नाम सुनकर भीतर बैठी सवारी मुस्कुराई और बोली, तब तो मीता कहूंगी भाई। भाई नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। हीरामन ने जब अविश्वास के साथ कहा कि औरत और आदमी के नाम में फर्क होता है, तो गाड़ी में बैठी सवारी ने कहा, मेरा नाम भी हीराबाई है। हीरामन ने अब की बार अपने बाएं बैल को मारा तो हीराबाई ने कहा, मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। हीरामन ने आंख की कनखियों से देखा
उसकी सवारी मीता, हीराबाई की आंखें उसको देख रही हैं। हीरामन के मन में कोई अनजानी सी रागनी बज उठी। हीरामन बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है क्या? हीराबाई ने हीरामन के समान निश्चल आदमी बहुत कम देखे थे। हीरामन पूछने लगा, आपका घर कौन से जिले में पड़ता है? हीराबाई ने जब कानपुर कहा तो हीरामन हंसते हंसते दोहरा हो गया और बोला, तब तो नागपुर भी कोई जिला होगा। जब हीराबाई ने नागपुर नाम का जिला भी स्वीकार किया तो हंसते हंसते हीरामन के पेट में बल पड़ गए। नौटंकी में काम करने वाली औरतों को हीरामन बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। ज्यों ही कुहासा समाप्त हुआ, हीरामन ने अपनी चादर से अपनी गाड़ी में पर्दा कर दिया, जिससे हीराबाई को कोई देख न सके। 2 घंटे बाद धूप इतनी अधिक हो जाएगी कि रास्ता चलना कठिन हो जाएगा। उसने निश्चय कर लिया कि कजरी नदी के किनारे तेगछिया गांव के पास अपनी गाड़ी रोककर दोपहरिया काटेगा। सामने से आते हुए गाड़ीवान ने जब मेला टूटने के विषय में पूछा तो हीरामन ने कहा कि वह मेले के बारे में कुछ नहीं जानता। उसकी गाड़ी में तो ससुराल जाती हुई लड़की बैठी है। गांव का नाम पूछने पर हीरामन ने छत्तापुर पचौरा बता दिया। हीरामन ने पर्दे में बने छेद से देखा कि हीराबाई दिया सलाई के डिब्बे के बराबर के आईने में अपने दांत देख रही है। हीरामन ने बीड़ी सुलगाने से पहले पूछा, बीड़ी पिए आपको इसकी गंध तो नहीं लगेगी? इसके बाद हीरामन नाबलग ड्योढ़ी की बात करने लगा। जब हीराबाई ने जानना चाहा तो हीरामन ने उसकी कहानी बताई। वह कहता है, मैंने वह जमाना देखा नहीं, केवल सुना है। राज कैसे गया यह बड़ी ही आश्चर्य वाली बात है। सुनते हैं घर में एक देवता ने जन्म लिया था। सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता था। एक बार उपनयन में लाट साहब अपनी लाटनी के साथ आए। उन्होंने भी नहीं पहचाना, लेकिन लाटनी साहिबा ने पहचान लिया। सबने हंसकर बात उड़ा दी। तब वह रानी को बार बार सपना देने लगा कि नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हो गया। सबसे पहले दोनों हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर सब कुछ। पाट का बोझ घोड़ों पर लादे हुए कुछ बनिए मिले। एक ने पूछा, मेले का क्या हाल है? नौटंकी कंपनी कौन सी है? हीरामन ने कहा कि मेले का हाल मेले वाले जाने, हम नहीं जानते। हीरामन ने छोकरा नाच का गीत गाया। सुनकर हीराबाई ने प्रशंसा की। हीरामन सिर नीचा करके हंसने लगा। ननकपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली सी कर दी। सड़क के सूने पर हीराबाई चिंतित हुई तो हीरामन ने समझाया कि यह सड़क भी फारबिसगंज जाती है। हीराबाई ने देसी भाषा का गाना सुनना चाहा तो हीरामन ने महुआ घटवारिन का गीत सुनाया, जिसमें एक कथा थी। गीत सुनकर हीराबाई ने प्रशंसा की। तुम तो उस्ताद हो मीता, ननकपुर में चाय बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में हीराबाई के लिए चाय ले आया। हीरामन ने चाय पीने से मना कर दिया। उसने कहा कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। यह कहकर हीरामन लजा गया। हीराबाई के आग्रह करने पर हीरामन ने भी चाय पी ली। ननकपुर पहुंचते पहुंचते दिया बत्ती जल चुकी थी। हीरामन ने विरोध किया और कहा, आप मुझे गुरुजी मत कहिए। हीराबाई ने कहा कि जिससे एक भी राग सीखा जाता है वह गुरु होता है। हीरामन फारबिसगंज पहुंचा तो उसके गांव और आसपास वालों ने गाड़ी को घेर लिया और उसमें बैठी हुई औरत के विषय में पूछने लगे।
हीरामन ने हीराबाई से खाने को पूछा तो उसने मना कर दिया। जब हीरामन के गांव के गाड़ी वाले उसे खाने के लिए ले जाने लगे तो पलटदास को हीराबाई वाली गाड़ी की देखभाल के लिए उसने छोड़ दिया वहीं पर। हीरामन ने अपने गांव के गाड़ी वालों को बताया कि वह नौटंकी देखने का आग्रह कर रही है हम सभी से। सबको मुफ्त में नौटंकी देखने को मिलेगी। हीराबाई ने नौटंकी देखने के लिए 5 पास दिला दिए, जबकि हीरामन और उसके साथी 4 ही थे। हीरामन ने अपने साथियों से कहा कि हम लोगों द्वारा नौटंकी देखने की बात का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। जब हीरामन और उसके साथी पास दिखाकर अंदर जाने लगे तो एक काले कोट वाले ने रुका। तभी हीराबाई ने इनको अपना आदमी बताया और रोकने को मना कर दिया। हीराबाई हीरामन को अपने डेरे में ले गई। वहां हीरामन ने अपने रुपए हीराबाई को सुरक्षित रखने के लिए दे दिए। जब नौटंकी आरंभ हुई और हीराबाई स्टेज पर आई तो एक आदमी ने हीराबाई को डंडी कहा। इसे सुनकर हीरामन और उसके साथी उसे पीटने लगे। वहां झगड़ा हो गया। मैनेजर ने हीरामन और उसके साथियों को 1 रुपए के टिकट वाली कुर्सी पर बैठा दिया। हीराबाई ने क्या गाया यह हीरामन को याद नहीं, केवल आधा बोल याद है, मारे गए गुलफाम। हीरामन 10 दिन तक भाड़ा ढोता रहा और हर रात को नौटंकी देखता रहा। एक दिन हीरामन के गांव के गाड़ीवान लाल मोहर ने कहा कि हीराबाई स्टेशन पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। हीरामन स्टेशन पर गया तो हीराबाई ने उसे उस्ताद कहकर अंदर बुलाया और कहा, हे भगवान, भेंट हो गई, चलो। मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। हीरामन ने रुपयों की थैली हीराबाई से ली। हीराबाई अपने कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर देती है। थैली गर्म है। जब गाड़ी आने वाली थी तब हीराबाई ने बोला, हीरामन इधर आओ अंदर, मैं फिर लौटकर जा रही हूँ। मथुरा मोहन कंपनी, अपने देश की कंपनी। बनेली मेला आओगे ना? इसके बाद हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा और अपनी थैली से रुपया निकालकर देते हुए कहा कि इससे एक गर्म चादर खरीद लेना। यह बात सुनकर हीरामन ने केवल इतना ही कहा, हर दम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे हम चादर का। हीरामन की बात सुनकर हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे की ओर गौर से देखा और बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों? क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी। इतना कहते कहते हीराबाई का गला भर आया। गाड़ी आ जाने पर हीराबाई सामने वाले डिब्बे में बैठ गई। हीराबाई का बक्स ढोने वाले नौकर के कहने से हीरामन स्टेशन के फाटक के बाहर आ गया। गाड़ी का आखिरी डिब्बा चला गया तो हीरामन को लगा कि दुनिया खाली हो गई। गुलमोहर ने बहुत कहा कि मेला समाप्त होने पर बहुत भाड़ा मिलेगा, पर हीरामन ने अपने गांव लौटने का मन बना लिया। गांव की ओर लौटते हुए उसने तीसरी कसम खाई कि कंपनी की औरत को कभी अपनी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। दोनों बैलों को आगे बढ़ाते हुए हीरामन गाना गाने लगा, मारे गए गुलफाम। बच्चों, यदि आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं उसका PDF सेंड कर दूंगी। आशा करती हूँ आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।